यह क्या चोरी है? अपनी मालकिन को खुश करने के लिए वह बात को बदल भी देती थी। वह अपनी बातों को शास्त्र सम्मत मानती थी। वह अपने तर्क देती थी। लेखिका ने उसे सिर घुटाने से रोका तो उसने तीरथ गए मुडाए सिद्ध कहकर अपना कार्य शास्त्र सिद्ध बताया। वह स्वयं पढ़ी लिखी नहीं थी। अब वह हस्ताक्षर भी करने करना नहीं चाहती थी। वो सीखना ही नहीं चाहती थी हस्ताक्षर करना। उसका तर्क था कि उसकी मालकिन दिन रात किताब पढ़ती है। यदि वह भी पढ़ने लगे तो घर के काम कौन करेगा? भक्तिन अपनी मालकिन को असाधारणतया दर्जा देती थी। इसी से वह अपना महत्व साबित कर सकती थी। उत्तर पुस्तिका के निरीक्षण कार्य में लेखिका का किसी ने सहयोग नहीं दिया। इसलिए वह कहती फिरती थी कि उसकी मालकिन जैसा कार्य कोई नहीं जानता। वह स्वयं सहायता करती थी। कभी उत्तर पुस्तिकाओं को बांध देती, कभी अधूरे चित्र को कोने में रखकर, कभी रंग की प्याली धोकर और कभी चटाई को आंचल से झाड़कर। वह जो सहायता करती थी उससे भक्तिन का अन्य व्यक्तियों से अधिक बुद्धिमान होना प्रमाणित हो जाता है। लेखिका की किसी पुस्तक के प्रकाशन होने पर उसे प्रसन्नता होती थी। उस कृति में वह अपना सहयोग खोजती थी। लेखिका भी उसकी आभारी थी, क्योंकि जब वह बार बार के आग्रह के बाद भी भोजन के लिए न उठकर चित्र बनाती रहती थी, तब भक्तिन कभी दही का शरबत अथवा कभी तुलसी की चाय पिलाकर उसे भूख के कष्ट से बचाती थी। भक्तिन में गजब का सेवा भाव था। छात्रावास की रोशनी बुझने पर जब लेखिका के परिवार के सदस्य हिरनी सोना, कुत्ता बसंत, बिल्ली गोधूली भी आराम करने लगते थे, तब भी भक्तिन लेखिका के साथ जागती रहती थी। वह उसे कभी पुस्तक देती, कभी शाही देती, कभी फाइल देती थी। भक्तिन लेखिका के जागने से पहले जागती थी तथा लेखिका के सोने के बाद सोती थी। बद्री केदार के पहाड़ी तंग रास्तों पर वह लेखिका से आंखें चलती थी, परंतु गांव की धूल भरी पगडंडी पर उसके पीछे रहती थी। लेखिका भक्तिन को छाया के समान समझती थी। युद्ध के समय जब लोग डरे हुए थे, उस समय वह बेटी दामाद के आग्रह पर लेखिका के साथ रहती थी। युद्ध में भारतीय सेना के पलायन की बात सुनकर वह लेखिका को अपने गांव ले जाना चाहती थी। वहां वह लेखिका के लिए हर तरह के प्रबंध करने का आश्वासन भी देती थी। वह अपनी पूंजी को भी दांव पर लगाने के लिए तैयार थी। लेखिका का मानना है कि उसके बीच स्वामी सेवक का संबंध नहीं था। इसका कारण यह था कि वह उसे इच्छा होने पर भी हटा नहीं सकती थी और भक्तिन चले जाने का आदेश पाकर भी हंसकर टाल देती थी। वह उसे नौकर भी नहीं मानती थी। भक्तिन लेखिका के जीवन को घेरे हुए थी। भक्तिन छात्रावास की बालिकाओं के लिए चाय बना देती थी। वह उन्हें लेखिका के नाश्ते का स्वाद भी लेने देती थी। वह लेखिका के परिचितों और साहित्यिक बंधुओं से भी परिचित थी। वह उनके साथ वैसा ही व्यवहार करती थी जैसा लेखिका करती थी। वह उन्हें आकार प्रकार, वेशभूषा या नाम के अपभ्रंश द्वारा जानती थी। कवियों के प्रति उसके मन में विशेष आदर नहीं था, परंतु दूसरे के दुख से वह कातर हो उठती थी। किसी विद्यार्थी के जेल जाने पर वह व्यथित हो उठती थी। वह कारागार से डरती थी, परंतु लेखिका के जेल जाने पर खुद भी उनके साथ चलने का हठ करती थी। अपनी मालकिन के साथ जेल जाने के हक के लिए वह बड़े लाट तक से लड़ने को तैयार थी। भक्तिन का यह जीवन का अंतिम परिच्छेद चालू है, जारी है। वह इसे पूरा नहीं करना चाहती। अंत में इस बात के साथ महादेवी वर्मा भक्तिन के बारे में अपना संस्मरणात्मक रेखा चित्र समाप्त करती हैं। और इसमें देखा जाए तो बहुत ज़्यादा इसमें लोक भाषा का प्रयोग हुआ है। इसमें गांव की बोली में बोले जाने वाले शब्द आए हैं। उन वाक्यों को मैं आपको सुनाना चाहूँगा। इन वाक्यों पे ध्यान दीजिएगा और इनके अर्थ भी शब्द अर्थ में पढ़िएगा ज़रूर। "ई कौन बड़ी, यह क्या चोरी है?